नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद नोटियालजी में, जहाँ पे हम क्लास 11 की फिजिक्स सॉल्व कर रहे हैं। और हम जिसकी प्रीवियस वीडियोस अभी तक हमने 3 चैप्टर किए हैं, जिसकी प्रीवियस वीडियो ऊपर शो हो रही है। इसमें आप प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो अभी तक हमने 3 चैप्टर किए हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया है और जिसमें हमने अप्रिसिएशन और इम्प्योरिटी के लिए सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस। डायमेंशन वाला हमने सॉल्व किया है कि डायमेंशन कैसे निकाली जाती है और उसके एप्लीकेशन क्या होता है। और हमने सॉल्व किया मोशन इन वन डायमेंशन, जिसमें हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट दूरी के लिए, विस्थापन के लिए, त्वरण के लिए, वन डायमेंशन के लिए क्या क्या इक्वेशन होती है। अब हम जो इस पार्ट में सॉल्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम 2 डायमेंशन के लिए। 1 डायमेंशन का तो हमने सॉल्व कर लिया है, लेकिन अब हम सॉल्व करें 2 डायमेंशन के लिए। तो 2 डायमेंशन में हमने जो हम स्टार्ट में पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं वेक्टर। तो प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, जिसमें हमने ऊपर शो हो रही है, इसमें हमने वेक्टर सॉल्व किए हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर था, थोड़ा सा जानकारी के लिए वेक्टर थे। अब हम इसमें क्या करेंगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो 3-4 वीडियो में वेक्टर पे ही बनेंगी, जहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे। वेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए अगर। तो चलो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। तो रिवीजन, इससे सबसे पहला टॉपिक जो हमारा वो है रिवीजन करेंगे हम। जब प्रीवियस में क्या पढ़ा था हमने, तो जो कि हमने पढ़ा था वेक्टर जो होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती हैं। एक वेक्टर होता है, दूसरा स्केलर होता है। वेक्टर इसमें डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड होगा, और जो ट्राइंगल लॉ को फॉलो करेगा। और स्केलर वो होते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन और ये ट्राइंगल लॉ को भी फॉलो नहीं करते हैं। तो ये स्केलर कहलाते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है, जब हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, तो वेक्टर को हम डिनोट करते हैं ए वेक्टर से। ए वेक्टर से हम डिनोट करते हैं, इसके ऊपर एक एरो लगेगा, उससे हम एक वेक्टर को डिनोट करते हैं। अब वेक्टर में क्या होता है, एक एन जो मैंने आपको बताया था, ये न्यूमेरिक पार्ट होता है, कितनी वैल्यूज़ हैं, और एक ए वेक्टर होगा जिसके ऊपर हम लगाएंगे ए कैप। अब ए कैप लगाने का मतलब यहाँ पे क्या बन जाता है, ए कैप का मतलब है कि ये है यूनिट वेक्टर। तो ये हमने देखा था। साथ साथ में हमने बात की थी, अगर कोई वेक्टर है, इसको इस डायरेक्शन से दिखा रखा, अगर ये ए वेक्टर है तो इसका जो अपोजिट वेक्टर होगा वो दूसरी डायरेक्शन में दिखेगा, उसको -a वेक्टर कर देंगे। और ये हमने पढ़ा था अपोजिट डायरेक्शन कैसे शो करते हैं वेक्टर को। दूसरा हमने पढ़ा था कि वेक्टर ज्वाइन कैसे करते हैं। अगर हमारे पास एक वेक्टर है ओ पी, एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो ये ज्वाइन कैसे होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इसकी जो हेड होगा वो दूसरे वेक्टर के टेल से ऐड होगा, इस प्रकार इनको ज्वाइन किया जाता है। तो इस प्रकार हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ देते हैं। अब इसका जो रिजल्टेंट है वो कहाँ से होगा, वो होगा इसके जहाँ से ऑरिजिन था, पहला फर्स्ट पॉइंट और तो इनिशियल पॉइंट और द फाइनल पॉइंट, इनको जोड़ देंगे जब साथ में, तो ये कुछ ऐसा होगा, तो ये रिजल्टेंट कहलाएगा। तो देख सकते हैं हम ए वेक्टर के साथ जब बी वेक्टर जोड़ा हमने, तो ये बन जाएगा आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कुछ ही सिमिलरली हम जब करते हैं, जब सब्ट्रैक्शन के लिए करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम सेम करते हैं कि एक वेक्टर अगर ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो बी वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो बी हो जाएगा, बी पॉजिटिव में। तो हमने देखा है, जैसे कि हमने देखा है कि अगर ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो उसके अपोजिट 180 डिग्री के एंगल में दूसरी डायरेक्शन में उसका नेगेटिव वेक्टर दिखाता है, तो इसका भी नेगेटिव वेक्टर नीचे की ओर जाएगा, तो ये हो जाएगा बी माइनस बी वेक्टर। अब ए के साथ बी ऐड करना, देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे केवल ऐड होता है, तो सब्ट्रैक्शन के थ्रू ही हम ऐड दिखाते हैं। तो जो रिजल्टेंट होगा, मैंने बताया आपको, इनिशियल पॉइंट यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, और अगर हम नेगेटिव में दिखाएंगे तो नीचे की ओर आएगा, तो रिजल्टेंट बनेगा कुछ इस प्रकार से, रिजल्टेंट बनेगा। तो जो रिजल्टेंट दिखाएगा, ये दिखाएगा ए प्लस माइनस बी वेक्टर को। तो इसको हम दिखाएंगे, और सिंप्लीफाई करके दिखाएंगे, तो ये दिखाएंगे हम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये दिखा रहा है सब्ट्रैक्शन, और जो ऊपर की ओर दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये दिखा रहा है वेक्टर का एडिशन, इनका सम दिखा रहा है, इनका योग दिखा रहा है। तो ये थे वेक्टर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये हमने पढ़ा था। दूसरा जो हमने इसमें प्रीवियस में पढ़ा था, वो हमने पढ़े थे, इसके लिए फॉर्मूले पढ़े थे। हमने पढ़े थे 2 लॉ। पहला लॉ पढ़ा था ट्राइंगुलर लॉ, और जो दूसरा लॉ पढ़ा था हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम लॉ।
तो जो वेक्टर प्रॉपर्टीज होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, उन दोनों को फॉलो करती है। ट्रायंगल लॉ है, त्रिभुज नियम जिसको कहते हैं, और एक पैरेललोग्राम लॉ है जिसको समांतर चतुर्भुज नियम कहते हैं। तो सिमिलर है ट्रायंगल लॉ में, जैसे कि हमने अभी किया है, ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे कि दो वेक्टर अगर ऐसे हैं, ट्रायंगल लॉ की अगर बात करें तो ट्रायंगल लॉ कैसा बनेगा, ये कुछ इस प्रकार बनेगा कि अगर दो वेक्टर हमारे पास हैं, एक वेक्टर ए है ऐसा जा रहा है, बी वेक्टर अगर ऐसे जा रहा है, तो एक ट्रायंगल बनेगा, और वो ट्रायंगल जो दिखाएगा वो रिजल्टेंट दिखाएगा हर बार कि भाई अगर एक आदमी अगर किसी ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में खींच रहा है, दूसरा आदमी उसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसको सिंपली समझिए, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे, एक आदमी ने इसको इधर खींचा, दूसरे आदमी ने इसको इधर ऊपर की ओर खींचा, तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। इसका मतलब ये होता है, रिजल्टेंट का मतलब आखिरकार उसकी डायरेक्शन किस ओर जाएगी, वो रिजल्टेंट होता है। जैसे आप समझिए कि अगर एक बॉक्स यहाँ पे रखा हो गया, बड़ा बॉक्स, तो कुछ लोग यहाँ पे हैं, ये इसको धक्का मार रहा है इस डायरेक्शन में, और एक आदमी यहाँ पे है, ये धक्का मार रहा है इसको इस डायरेक्शन में। तो आप समझिए, तो इसकी डायरेक्शन हो गई इस ओर, फोर्स मर रहा है, इसकी डायरेक्शन हो गई इस ओर। अब जो रिजल्टेंट है, जो ऑब्जेक्ट है, अगर सिंपल बराबर फोर्स मार रहा है, जो फोर्स मार रहा है ये सब हो जाए, F1 फोर्स मार रहा है और ये F2 फोर्स मार रहा है, तो जो ये ऑब्जेक्ट है, अगर F1 इज इक्वल टू F2 है, तो ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट कहाँ इनका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो देखिए, अगर ये F2 है, F1 है, तो दोनों की डायरेक्शन ऑरिजिन यहाँ से हो जाएगा। ट्रायंगल लॉ से सॉल्व करेंगे जब इसे, तो ऑरिजिन ये हो जाएगा। तो इस पहले व्यक्ति ने, जो फर्स्ट वाला व्यक्ति है, सेकंड वाला जो व्यक्ति है, पहले व्यक्ति ने जब इसको धक्का मारा तो इस डायरेक्शन में चले गया, फोर्स इसका इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये वाला इसको इस डायरेक्शन में डाल रहा है। तो देखिए ऑरिजिन ये वाला हो गया। तो अगर ये F1 है, वेक्टर ये दोनों ऐड नहीं है, क्योंकि वेक्टर का ऐड हमने पढ़ा था। वेक्टर का ऐड कब होगा, जब क्योंकि दोनों की टेल आपस में मिली हुई है, तो इनका ऐड नहीं हो रखा है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक इसके पैरेलल में यहाँ पे सिमिलरली ये कंपोनेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा F2, क्योंकि हम जानते हैं वेक्टर लॉ के थ्रू क्या होता है, इसकी टेल। अब ये ऐड हो चुके हैं, F1 और F2 ऐड हो चुके हैं, तो रिजल्टेंट मैंने बताया था, और इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को जोड़ दो, रिजल्टेंट आ जाएगा। तो इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट निकलेगा, और रिजल्टेंट निकलेगा F1 प्लस F2। वैसे अगर देखा जाए तो ट्रायंगल लॉ से ये एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तब तो ये कुछ इस प्रकार होगा, रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार बनेगा, पर ये रिजल्टेंट निकलेगा, तो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। तो ये ट्रायंगल लॉ के थ्रू समझा जाता है। दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ। अब पैरेललोग्राम लॉ में हाँ सिमिलर चीज़ है। पैरेललोग्राम लॉ भी हमने यहीं पे दिखा दिया है कि पैरेललोग्राम में हमें क्या करना है, पैरेलल साइड्स लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पैरेललोग्राम लॉ है, पैरेलल साइड इसकी सेम होती है, तो इसकी पैरेलल ये साइड है, तो ये भी पैरेललोग्राम लॉ यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो ये था प्रीवियस रिविजन जो कि हमने कल पढ़ा था। अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट कैसे दिखाएं किसी वेक्टर की। तो बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, जो सेकंड टॉपिक है इसका, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। देखिए आपने वेक्टर हमने पढ़े हैं कि ए वेक्टर कोई वेक्टर होता है, ये हमने पढ़े हैं ए वेक्टर कोई वेक्टर होता है, और इसमें हमने पढ़ा है कि एन ए यूनिट कैप दिखाता है। तो ये है वन डायमेंशन के लिए। यहाँ से हम अगर आपको निकालना हो कि एन की वैल्यू अगर आपको निकालनी हो, या आपको ए कैप की वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन एन। काफ़ी टाइम इसे हम लिखते हैं ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं। तो ये एक फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आपको उसकी डायरेक्शन निकालनी है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, जिसमें आप वेक्टर की वैल्यू अपॉन उसका मॉड निकाल सकते हैं। अब बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। इसका मतलब ये है कि जो पर्टिकुलर एक वेक्टर है उसका वैल्यू अलग अलग डायमेंशन में, अलग अलग डायरेक्शन में कैसा है, तो ये अलग अलग एक्सिस में कैसा है। तो एक्स एक्सिस के लिए देखिए आप, अगर एक्स एक्सिस में यहाँ पे 1 यूनिट है, यहाँ वाई जेड एक्सिस पे 1 यूनिट यहाँ पे है, और वाई एक्सिस पे 1 यूनिट अगर यहाँ पे है, तो इसके लिए वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं किसी का भी जो कंपोनेंट है 3 डायमेंशन, वो एक्स वाई और जेड दिखाता है। तो देखिए यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस में दिखाएगा ये एक्स वाई जेड, क्योंकि वाई एक्स इस प्लेन में, इस वाले प्लेन में वाई और जेड की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू 1 है, तो हमने 1 0 0 दिखा दिया। बी के लिए जो वैल्यू आती है वो आती है 0 1 0, क्योंकि वाई यहाँ वाई प्लेन जो है यहाँ पे ऑन है, वाई ऑन है, बाकी एक्स और जेड ऑफ है।
तो इसके लिए 0 0 दिखाता है। बात करें जेड डायमेंशन में तो ये हो जाएगा 0 0 1, क्योंकि केवल जेड वाला ऑन है, तीसरा वाला ऑन है तो वो 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम दिखाते हैं। अब इनको नोटेशन कैसे दिखाते हैं, अगर अब ये पूरा वेक्टर ए हो, अब इसका कंपोनेंट एक्स, जेड में एक्स में कितना है, वाई में कितना है और जेड में कितना, मतलब इसके पार्ट जो हैं एक्स एक्सिस में कितना जा रहा है, ये ए वेक्टर, सपोज हमारे पास कोई ए वेक्टर है तो ये एक्स डायरेक्शन में कितना है, वाई डायरेक्शन में कितना है और जेड डायरेक्शन में कितना है, उसको हम दिखाएंगे। तो सिंपली इसे दिखाते हैं, ए वेक्टर को वो दिखाते हैं कि एक्स डायरेक्शन में कितना है, तो ये आई जो है ये होता है यूनिट वेक्टर, ये दिखा रहा है यहाँ पे एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो ये हो जाएगा आई एक्स प्लस, अब ये जो शो कर रहा है ये वाला पार्ट क्या शो कर रहा है, सिमिलर चीज़ ये शो कर रहा है, ये कर रहा है कि यहाँ पे जो ए वेक्टर है इसका एक्स कंपोनेंट कौन सा है, आई एक्स हो जाएगा, और वाई कंपोनेंट की बात करेंगे तो हो जाएगा वाई जेड वाई जे प्लस जेड के, ये दिखा देगा। तो ये बेसिक फार्मूला होता है किसी भी वेक्टर को शो करने का, ये बेसिक फार्मूला होता है। आइए देखिए इससे समझते हैं हम, जैसे हम 3D में अगर इसको समझेंगे, अगर 3D में इसकी बात करें, जब से एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, यहाँ पे डायग्राम जो हमने बनाया है, तो एक डायग्राम ले लेते हैं 3D डायग्राम। अब इसके थ्रू समझेंगे कि कैसे हमने लिखा ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। देखिए हम एक क्यूब यहाँ पे ले लिया, हमने एक क्यूब लिया है यहाँ पे, और इसका ऑरिजिन जो है ये 3 डायमेंशन में है, ये कॉर्नर दिखा रहा है, तो इसका इस डायरेक्शन में दिखाएगा, ये वाला हो जाएगा वाई, ये वाला हो जाएगा एक्स, और ऊपर वाला हो जाएगा जेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओ से लेकर और एक्स तक जो जा रहा है, सपोज यहाँ तक जा रहा है तो ये एक्स आई दिखा रहा है, आई डायरेक्शन में जैसे हमने बात की थी, ऊपर की ओर जा रहा है तो ये जेड के दिखाएगा जेड डायरेक्शन में, एंड ओ ऑरिजिन से वाई जे की डायरेक्शन में जाएगा तो ये दिखा रहा है वाई जे, ये वाई डायरेक्शन में जा रहा है, और जे इसका डायरेक्शन कोसाइन है। देखिए जहाँ पे भी ये कैप लगी होगी ये डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन दिखाएगा, यूनिट वेक्टर होगा। तो ये एस तक जा रहा है, तो हम इसके लिए जब सॉल्व करेंगे हम पहले कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें, ये मेन वेक्टर है वो ये है ओ से लेकर पी तक, तो ओ से लेकर जो पी तक जा रहा है इसकी जो यूनिट वेक्टर है ये वेक्टर है आर। अब इसके लिए हम क्या निकालेंगे, किसके कंपोनेंट क्या क्या होंगे आर वेक्टर के लिए, तो मेन वेक्टर तो ये है। अब इसके थ्रू हम डायरेक्शन की देखते हैं, तो ये ओ से लेकर पी तक जा रहा है, ओ पे इसकी जो पॉइंट था, पॉइंट ओ पे इसके जो कोऑर्डिनेट थे वो 0 0 0 थे तीनों, एक्स भी 0 था, वाई भी 0 था, जेड भी 0 था। अब ये ओ से लेकर पी तक मूव करता है तो यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाते हैं एक्स वाई और जेड, यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो जाए, यहाँ से जब मूव करेगा यहाँ पहुँचेगा तो एक्स वाई जेड हो जाएंगे। तो अब इसमें अगर देखेंगे हम, तो ये सबसे पहले हम तो इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे कि इसी फॉर्म में हम कैलकुलेट करेंगे इसके लिए वैल्यू, आर वेक्टर के जो कंपोनेंट है वो कैसे हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इसमें, वो है OP1। तो देखिए ओ से लेकर P1 तक, ओ से लेकर P1 तक जो इक्वल है वो OS के इक्वल है, OP1 इक्वल टू OS यहाँ पर है। OP1 जो है वो O से लेकर S तक की वैल्यू है, और ये दिखा रहा है वाई जे दिखा रहा है। दूसरा है OQ, O से लेकर Q तक की जो वेक्टर दिखा रहा है वो दिखा रहा है एक्स आई वेक्टर। वी हैव अब इसमें बात करेंगे जब नेक्स्ट की, तो इसमें क्या हो रहा है कि OP1 की जो वैल्यू आ रही है, सॉरी ये होगा OP1 इक्वल टू OS इक्वल टू YJ। तो OP1 इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा OQ, यानी यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, प्लस QP1, क्योंकि रिजल्टेंट है। अगर इस प्लेन को देखा जाए तो ये प्लेन, अगर केवल XY प्लेन को देखिए, अगर मैं XY प्लेन की बात करूं तो XY प्लेन कुछ ऐसा है XY प्लेन, ये ऑरिजिन है, ये X डायरेक्शन जा रही है, और ये यहाँ से अगर देखा जाए तो ये जा रही है OS है, कुछ ऐसा जा रहा है। तो हमें ये निकालना है OP1, ये इसकी वैल्यू निकालनी है। तो OP1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, OP1 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी, OQ की जो वैल्यू है वो है XI प्लस OP1 की वैल्यू क्या है, OP1 की वैल्यू हम देख रहे हैं YJ है, तो YJ की वैल्यू यहाँ रख देंगे। अब
इसमें एक और चीज़ आ रही है जो 3 डायमेंशन। अब देखिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है ओ से लेकर पी तक की वैल्यू। अब देखिए अगर हम इसको इस वाले प्लेन में देखें, जेड वाई प्लेन में देखें, अगर बात करें हम जेड वाई प्लेन की, अगर जेड वाई प्लेन की बात करें तो यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसा वैल्यू दिख रही है। और जो रिजल्टेंट है ये आर है, कुछ ऐसा दिख रहा है ओ से लेकर पी तक। और जो नीचे बन रहा है वो बन रहा है ओ P1, और ऊपर की ओर जो बन रहा है वो बन रहा है P1 P2, ये वाला P1 P2, और ये बन रहा है यहाँ से बेस, और ये बन रहा है परपेंडिकुलर। तो ये हमने यहाँ दिखाया है। अब यहाँ पे देखिए आप, तो OP1 की वैल्यू क्या है, OP1, तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट जो होगा वो होगा OP वेक्टर। तो किसके सम के इक्वल होगा, देखिए ये किसके सम के इक्वल होगा, ये होगा OP1 प्लस P1 P2 के सम के इक्वल। तो OP1 की वैल्यू क्या है, OP1 की वैल्यू आती है यहाँ से ये वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये वैल्यू आती है XI प्लस YJ प्लस P1 P2 की वैल्यू क्या है, P1 P2 हाई नीचे से ऊपर की ओर है, यानी हाइट बढ़ रही है। तो कौन सी डायमेंशन हाइट क्यों दिखा रही है, वो दिखा रही है Z, यानी Z K यहाँ से उठा लेंगे तो ये बन जाएगा Z K। अब देखिए OP की वैल्यू हमने क्या ली है, OP की वैल्यू ली है हमने क्या, ये वैल्यू है OP की R, तो ये बन जाएगा R वेक्टर। अब यहाँ से हम एक फेमस निकाल सकते हैं, जो फेमस काफ़ी टाइम इस्तेमाल किया था, वो है R वेक्टर इक्वल टू XI प्लस YJ प्लस ZK। तो यहाँ से हमें ये इंपॉर्टेंट नोटेशन मिल जाती है। तो ये था कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। अब इसमें देखिए अब कि R की वैल्यू अगर ये निकल गई तो रिजल्टेंट अगर निकालें तो रिजल्टेंट क्या होगा इनका, कि अगर R को रिजल्टेंट निकालें, दोनों को मॉड में ले लेंगे तो ये हो जाएगा, R की वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ XI प्लस, इसी को मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ लेकिन मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ मॉड में, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम इसका, मैग्नीट्यूड। तो XI प्लस YJ प्लस ZK, और इसको अगर देखा जाए तो कैसे होगा, ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से आप R की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला हमें न्यूमेरिकल के समय काम आएगा। तो ये था कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कैसे शो किया जाता है। तो इसे समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर A इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो इसकी डायरेक्शन में कैसे हम निकालेंगे, तो हमारे पास कोई वेक्टर दे रखा है A इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब एक वेक्टर निकालना है जो इसकी डायरेक्शन दिखाएगा। तो द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A, सो द यूनिट वेक्टर in the direction of a vector is given by, देखिए डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था A वेक्टर अगर ऐसा है तो N A करते हैं, तो वैसे हम करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा A, अगर मैं इसको स्मॉल ए से कैपिटल ए से दिखा रहा हूँ मैं से, तो ये हो जाएगा A वेक्टर A कैप इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ A वेक्टर अपॉन A वेक्टर। तो देखिए मॉड A कैसे निकलेगा, मॉड A, इस पूरे का मॉड निकालने के लिए तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम, मॉड A निकालना है अगर, तो ये होगा, देखिए R वेक्टर क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन वेक्टर दिखा रहा है, तो इसकी वैल्यू करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखा रहा है R वेक्टर यहाँ पे। तो अब बात करेंगे तो ये हो जाएगा रूट, देखिए कंपोनेंट लेंगे 2 का, ये है न्यूमेरिकल वैल्यू, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, हमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू देगा 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, तो 16 9 25 4 29, तो इसकी वैल्यू आएगी रूट 29। अब रूट 29 A की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू निकल गई। अब A वेक्टर को लिखेंगे इसके अपॉन में, तो जो डायरेक्शन दिखानी है अगर हमें, तो ये हो जाएगा A वेक्टर इक्वल टू 1 की जगह 1 आ जाएगा, ऊपर क्या रखेंगे न्यूमरेटर में A वेक्टर, तो ये वैल्यू है 2i प्लस 3j प्लस 4k अपॉन में जो मॉड है वो है 29। तो इसको शो करेंगे कैसे हम, 2 अपॉन रूट 29
आई वेक्टर प्लस 3/√29 जे यूनिट वेक्टर प्लस 4/√29 के वेक्टर। तो ये वेक्टर होगा, ये इसकी डायरेक्शन दिखाएगा, ए वेक्टर की डायरेक्शन दिखा रहा है कि एक्स कंपोनेंट कितना आ रहा है इसका। तो ये एक्स कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में इतना है, वाई डायरेक्शन में ये इतना है, वाई डायरेक्शन में इतना है और जेड डायरेक्शन में इतना है। तो ये था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का एक एग्जांपल। आई होप आप इसके थ्रू समझे होंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को। अब बात करेंगे हम इसकी, अगर बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, तो है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। इसमें देखिए 2 डायमेंशन में हम बात करेंगे, तो सिमिलर चीज़ है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है इसमें, सिमिलर चीज़ है। अभी तक तो हमने इनको रिप्रेजेंटेशन किया, कंपोनेंट बताया आपको। सिमिलरली अब यहाँ पे आपको देखेंगे 2 डायमेंशन में इसके कंपोनेंट क्या होता है। तो बहुत आसान है ये, देखिए आप यहाँ पे। ओके, तो बहुत आसान है। अगर हम लेते हैं यहाँ पे 2 डायमेंशन ले लिया हमने, सपोज एक अगर हम यहाँ पे एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया और ये ले लिया हमने वाई एक्सिस, और ये अगर इसके कंपोनेंट दिखा रहे हैं यहाँ से, तो सपोज ये दिखा रहा है ए एक्स आई डायरेक्शन में, क्योंकि हमने बात की थी एक्स डायरेक्शन में तो हम आई से डिनोट करते हैं, और इधर अगर तो ये दिखाएगा ए वाई जे, ये इसका मैग्नीट्यूड है ए वाई और जे इसकी डायरेक्शन दिखा रहा है यूनिट वेक्टर। तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो अभी तक आपको पता लग चुका होगा कि जो रिजल्टेंट होगा वो हम यहाँ से कुछ ऐसा दिखाएंगे, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा। और जो एंगल, सपोज ये एंगल जो रिजल्टेंट है वो ए एक्स के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा एंगल यहाँ पे बना रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो रिजल्टेंट क्या होगा, ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसा कि हमने प्रीवियस में देखा था, यहाँ पे देखा था। तो ये 3 डायमेंशन के लिए हमने बात करी थी, लेकिन 2 डायमेंशन की बात करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। और इसी का अगर हम देखें तो ये हो जाएगा ए, जहाँ पे क्या होता है ए एक्स इज इक्वल टू हम डिनोट करते हैं ए कॉस थीटा से। तो इनको आपको देखना है, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दूसरा इसमें डायग्राम अगर बनाए हम तो इसमें आएगा, इसमें आपको देखना है कि जो ए एक्स होता है वो दिखाता है ए कॉस थीटा, जो इसे कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होगा। अब देखिए अगर जो ये एंगल है, यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, अगर ये एंगल जो है, ये रिजल्टेंट का जो एंगल है, ये अगर एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है तो ये होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, तब ये एक्स एक्सिस वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, तब इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे हम। तब ये ए कॉस थीटा दिखाएगा। क्यों दिखाएगा कॉस थीटा, क्योंकि इसका और अपॉन ये, यहाँ आप देख सकते हैं कि हम जानते हैं कॉस थीटा के लिए क्या वैल्यू देता है, कॉस थीटा के लिए हम जानते हैं ये देता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है यहाँ पर, बेस है यहाँ पर ए एक्स, ये वाला बेस है एक्स डायरेक्शन, और जो रिजल्टेंट है वो ये वाला है, तो इसके लिए कॉस थीटा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि अगर ये एंगल चेंज होके यहाँ पे चले जाए, अगर ये एंगल सपोज यहाँ पे हो, ये एंगल अगर ऐसा बन रहा है रिजल्टेंट, और हम ये एंगल थीटा एंगल यहाँ बन रहा है, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ये एंगल यहाँ पे बन रहा है तो सिमिलर, थोड़ा सा अगर इसको देखें बढ़िया से, ये एंगल अगर यहाँ पे है तब तो ये वाला हो जाएगा, बेस के साथ बनेगा, इन दोनों का लेंगे। लेकिन अगर सिमिलर पिक्चर अगर हम ड्रॉ करें, अगर ऐसे, जिसको हम वर्टिकल कंपोनेंट देखते हैं, तो ये कुछ ऐसा होगा, ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ये हो गया ए एक्स आई, और ये हो गया ए वाई जे। अब देखिए तो रिजल्टेंट जरूरी नहीं एक्स कंपोनेंट के साथ थीटा एंगल यहाँ बना रहा है, अगर यहाँ बना रहा है तो अब तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा। लेकिन अगर हमें वर्टिकल कंपोनेंट के लिए वैल्यू निकालनी है तो वर्टिकल कंपोनेंट की हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वर्टिकल कंपोनेंट के देखिए उस टाइम क्या होगा, ये वाई एक्सिस का यहाँ एंगल थीटा बनाएगा। अब रिजल्टेंट के साथ कौन एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट के साथ बना रहा है वाई एक्सिस वाला, ये वाला कंपोनेंट एंगल बना रहा है, जे वाला कंपोनेंट एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल बना रहा है। तो थीटा एंगल, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी, अगर थीटा एंगल ये है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा। अगर ये वाई है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, ये वाला भी वाई दिखाएगा, ये वाला, और ये हो जाएगा ए वाई जे। और ये इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम मेथड। अब देखिए अब एंगल किसके बीच बन रहा है, एक बन रहा है परपेंडिकुलर के बीच में, एक बन रहा है हाइपोटेनियस के बीच में। तो हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसके लिए आता है, तो ये आता है साइन
थीटा के लिए। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि साइन थीटा के लिए अगर आएगा तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसका रिजल्टेंट जो बन रहा है ये आर जो है ये ए है, रिजल्टेंट ए है यहाँ पे। अब इसमें अगर वैल्यू रखेंगे तो क्या बन जाएगा, जो रिजल्टेंट है वो हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ए वाई है अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, यहाँ पे हाइपोटेनियस जो होगा वो रिजल्टेंट है यानी ए की वैल्यू है और इक्वल टू हो रहा है साइन थीटा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई यहाँ कर लेगा तो ये बन जाएगा ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। और इसी को हम कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इसमें, आपको बस एंगल देखना है कि जो थीटा एंगल है अगर थीटा एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनेगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और वही थीटा एंगल अगर वाई एक्सिस के साथ बन रहा है तो ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट। इसको कहा जाता है इसको कहा जाता है क्षैतिज घटक और इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर इसको कहा जाता है ऊर्ध्वाधर घटक, वर्टिकल कंपोनेंट। तो आपको केवल एक चीज़ याद रखना है, तो ये बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मेथड है, उसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि साइन थीटा यहाँ पे क्यों आता है। आखिरकार ये फॉर्मूला आपने काफ़ी टाइम देखा होगा कि ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा में या आता क्यों है, ए एक्स का ही क्यों वैल्यू देता है, कॉस थीटा क्यों देता है। तो उसका रीज़न यही है कि हम यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनियस लेते हैं, इस वजह से कॉस थीटा आता है। और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, इस वाले कंपोनेंट में थीटा एंगल अगर वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, इस ऊपर वाले के साथ, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर, क्षैतिज मतलब सीधे ऐसे में इस डायरेक्शन में, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर। तो ये यहाँ पे बेसिक है कि ऐसे ही बनेगा यहाँ पे। तो क्षैतिज जो ये वाला ऊपर वाला होगा वर्टिकल कंपोनेंट होगा, उसके लिए जो वैल्यू देगा तो थीटा एंगल बनना चाहिए रिजल्टेंट का उसके साथ। तो ये हम समझ चुके हैं। अब बाकी अगर बात करें इसके रिजल्टेंट की, रिजल्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि हमारे पास ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे ये है। तो जो इसका मॉड होगा, जैसे हमने पढ़ा है, मॉड जो होगा वो क्या होगा, रूट ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर। और अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि जो दोनों घटक हैं ए वाई अपॉन ए एक्स है, तो इनका जो एंगल अगर आपको निकालना है, थीटा एंगल अगर आपको निकालना है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, अगर आपको, ये तो फॉर्मूला हो जाएगा रिजल्टेंट के लिए। कलर चेंज करते हैं यहाँ पे। और दूसरा अगर बात करें, अगर हमें निकालना है एंगल निकालना है कि भाई एंगल कितना बन रहा है, ये पर्टिकुलर एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल कितना बना रहा है रिजल्टेंट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए वाई अपॉन ए एक्स निकालेंगे। ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट और अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो दोनों का रेशियो निकालेंगे। ए वाई इक्वल टू होता है ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। तो ए से कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। तो इनकी वैल्यू आप पुट करके आप निकाल सकते हैं कि कितने डिग्री का एंगल रिजल्टेंट बनाएगा। ये थीटा दिखाता है कि रिजल्टेंट कितने डिग्री का कोण बनाएगा, कितने डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये हो गया। अब बात करें जो हमारा न्यू टॉपिक है, इसमें लास्ट टॉपिक है आज का, वो है फोर्थ है डायरेक्शन कोसाइंस। देखिए हमने डिस्कस किया था जब हमने 3D की बात करी, जब हम 3D की ऊपर अभी बात की थी, तो एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था और ये जेड एक्सिस था। ये दिखाएगा, सॉरी अगर हम ऐसे ना दिखाएं, पर इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कैसे भी घुमा सकते हैं इसको 3D को। तो ये दिखाएगा के कंपोनेंट, ये वाई दिखाएगा जे कंपोनेंट और ये दिखाएगा आई कंपोनेंट। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए अगर निकालें तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, अगर 3 डायमेंशन हमारे पास है और ये दिखा रहा है वाई जे, ये दिखा रहा है एक्स आई और ये दिखा रहा है जेड के। तो जो अगर हमारे पास कोई वेक्टर है और वेक्टर मूव कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में, ऐसे मूव कर रहा है, ए वेक्टर है और इसके लिए वैल्यू जो है वो एक्स वाई और जेड है, तो इसके लिए जो वैल्यू हो जाएगी ये कुछ इस प्रकार होगी, ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, अब देखिए
जैसे हमने निकाला, अब इसमें 3 कंपोनेंट बन रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल बन रहा है, वर्टिकल बन रहा है और एक बन रहा है तीसरी डायरेक्शन में बन रहा है। तो इनके लिए एल बनता है, जिसको हम एक डायग्राम के माध्यम से दिखाएंगे, जो कि डायग्राम यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ। तो डायरेक्शन कोसाइन को अगर हम इस पिक्चर के माध्यम से देखें तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये ऑरिजिन हो गया, ये कोई ऑरिजिन है, और यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से 3 डायमेंशन में इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन जा रही है, इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन हो रही है, इधर जेड डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन जा रही है। तो क्योंकि ए एक्स आई दिखा रहा है इसका डायरेक्शन कोसाइन, और ए एक्स आई इसके डायरेक्शन कोसाइन दिखा रहा है, और ए वाई जे इसका डायरेक्शन कोसाइन दिखा रहा है, और ए जेड के इसका डायरेक्शन कोसाइन दिखा रहा है। अब देखिए, सपोज ये कोई वेक्टर है जो यहाँ ओ से लेकर और इस पी पॉइंट तक जाता है, ओ से लेकर पी पॉइंट तक ये वेक्टर जा रहा है, मूव कर रहा है। देखिए आप अपने कमरे में देख सकते हैं, हम किसी कॉर्नर को चूज कीजिए और वहाँ से दूसरे अपोजिट कॉर्नर को मिलाइए। तो सपोज ये डायरेक्शन उस डायरेक्शन में जा रहा है, ये किसी कमरे का ये 3 डायमेंशन में, तो वहाँ पे ये मिल रहा है, तो ओ से लेकर पी तक मिल रहा है। अब उसके कंपोनेंट क्या होंगे, यहाँ पे एक्स वाई जेड दिखाएगा, ये तीनों दिखाएगा, तीनों प्लेन में मूव कर रहा है। अब ये जो यहाँ पे जो ये जो वेक्टर है ए है, ये एक्स के साथ अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा है, वाई के साथ बीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, और जेड के साथ गामा डिग्री का एंगल बना रहा है। तो डिफरेंट एंगल यहाँ बन रहा है। तो क्योंकि हमें मिला है कि ए इक्वल टू ए एक्स वाई जे और जेड के है अलग अलग एंगल, तो एक्स के साथ ही अल्फा का कोण बना रहा है, वाई के साथ ही बीटा का कोण बना रहा है, और जेड के साथ ही गामा का कोण बना रहा है, गामा डिग्री का कोण बना रहा है। अब इन्हीं के लिए हम जब डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसके लिए जैसे हमने कंपोनेंट निकाले थे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो अलग अलग, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट निकालेंगे तो वो निकलेगा ए एक्स, ये एक्स की डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस पे अगर देखेंगे तो ये एक्स इक्वल टू ये निकल जाएगा ए कॉस, क्योंकि कॉस ले रहे हैं हम अल्फा। वाई की डायरेक्शन में निकलेगा, अगर वाई एक्सिस पे बात करेंगे तो वाई की एक्सिस में निकलेगा ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस बीटा एंगल बना रहा है यहाँ पे। और जेड डायरेक्शन में बात करेंगे, जेड एक्सिस की अगर बात करेंगे, ये जेड एक्सिस जो नीचे की ओर ऐसे में आ रही है, तो यहाँ पे बनाएगा ए जेड इज इक्वल टू ए कॉस गामा, ये एंगल बनाएगा। अब इनका रिजल्टेंट अगर देखेंगे, टोटल रिजल्टेंट, तो वो निकल जाएगा, जैसे कि हमने रिजल्टेंट हमें पता है कि टोटल का क्या कर देते हैं हम, अगर रिजल्टेंट निकालते हैं तो वो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से, इससे निकालते हैं। तो इसी के थ्रू अगर निकालेंगे तो एक्स में क्या है, एक्स एक्सिस में है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। डायग्राम ठीक बना है, काफ़ी अच्छा बना है। अब मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। ओके, तो इसी के थ्रू अगर हम एंगल निकालें, तो अगर एंगल निकालेंगे तो एंगल निकल जाएगा कॉस अल्फा इक्वल टू निकलेगा ए एक्स अपॉन, इसके थ्रू ये जो फर्स्ट इक्वेशन बनी है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, और ये थर्ड इक्वेशन है। तो इसी के थ्रू अगर देखेंगे कॉस अल्फा इक्वल टू, तो ये बन जाएगा ए एक्स अपॉन ए एक्स अपॉन ए इज इक्वल, दूसरा जो निकलेगा कॉस बीटा जो निकलेगा, इसमें कॉस बीटा जो होगा ये हो जाएगा ए वाई अपॉन ए, और कॉस गामा जो निकलेगा, जैसे हमने अभी प्रीवियस सेक्शन में भी किया था, कॉस गामा जो निकलेगा वो निकलेगा ए जेड अपॉन ए। तो ये तीनों जो निकले हैं ये बता रहे हैं कि भाई कितने डिग्री का एंगल बना रहा है अलग अलग कंपोनेंट के साथ। जो आपका जो रिजल्टेंट है, जो वेक्टर आप 3 डायमेंशन में मोशन में दिखा रहा है, वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा जेड एक्सिस के साथ। देखिए ये पढ़ने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो पास करने के लिए पढ़ना है, अगर आप में से कोई एनिमेशन आगे करना चाहता है और बहुत सारी चीज़ें करना चाहता है तो वहाँ पे भी ये काम आता है, और हायर मैथमेटिक्स में काम आता है। तो अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट जो नोटेशन आता है वो आता है कि अगर इन तीनों का सम करेंगे, अगर इन तीनों का सम करके देखें, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा करके देखें, तो इनका जो वैल्यू आएगा वो 1 के इक्विवेलेंट आएगा। अगर हम प्रूव करना चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं इनको, लेकिन चलो प्रूव ही कर लेते हैं। तो देखिए कॉस स्क्वायर कॉस अल्फा की वैल्यू क्या थी, ए एक्स अपॉन ए, तो इसका स्क्वायर करेंगे प्लस ए वाई अपॉन ए,
ए वाई अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस ए जेड अपॉन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्रूव करना है, तो इक्वल टू सिमिलरली हो जाएगा ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर प्लस ए जेड का होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए हमने पढ़ा है, यहाँ देखिए प्रीवियस में देखिए, अब यहाँ पे हमने पढ़ा है कि जो रिजल्टेंट आ रहा है यहाँ पे, तो ये रिजल्टेंट आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ये वैल्यू दे रहा है, सॉरी ये की वैल्यू ये दे रहा है। तो यहीं से हम निकाल सकते हैं कि यहाँ से जो वैल्यू देगा, दोनों साइड अगर इसका स्क्वायर करेंगे, अगर दोनों साइड इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कुछ ऐसी वैल्यू देगा। अब हमने पढ़ा है कि ए स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी ए इक्वल टू जो रिजल्टेंट के लिए वैल्यू निकालते हैं वो निकालते हैं हम रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो निकल जाएगी, दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब देखिए भाई इसकी जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ के इसके इक्विवेलेंट आ रही है, तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम प्रूव कर सकते हैं 1 इज इक्वल टू 1। तो इससे पता लगता है डायरेक्शन कोसाइन। अब इनका इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि पर्टिकुलर वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये एक्सिस के साथ कितना एंगल, डिग्री का एंगल बना रहा है, तो उसे आप निकाल सकते हैं इससे, और y के साथ कितने डिग्री का बना रहा है तो आप इससे निकाल, जेड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है तो आप निकाल सकते हैं। तो इसके काम आती है डायरेक्शन कोसाइन। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। इसके बाद जो हम कल करेंगे, कल हम करने वाले हैं वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, और वेक्टर के लिए जो हम बात करेंगे 2 पॉइंट्स कैसे ज्वाइन करते हैं, उनके लिए कैसे दूरी सूत्र निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला इसके लिए निकालेंगे। साथ साथ में जो हम इसके लिए करेंगे वो करेंगे वेक्टर एडिशन एनालिटिक मेथड। तो वेक्टर एडिशन हम कल सीखेंगे, वेक्टर एडिशन कैसे करना है हम प्रॉपर्ली कल सीखेंगे। थैंक यू। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इन्हें बनाने में। तो आप शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं। धन्यवाद।